कृष्णचंद्र की एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शहजादा। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृष्णचंद्र जैसा कि हम जानते ही हैं हिंदी और उर्दू अदब के एक बेहतरीन एक शानदार अफसाना निगार थे। और ये जो आज की कहानी है शहजादा, उसमें भी आपको रियलिटी और फिक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल दिखाई देगा। ये कहानी है सुधा की। सीधी सादी सी एक लड़की है, लेकिन कहानी है उसके आज़ाद ख्यालों की, ज़माने से आगे चलती उसकी सोच की। समाज, परिवार, सोसाइटी, इन सबके दायरों से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी के नियम खुद बनाकर उनको फॉलो करना, उन पर चलने का जो उसका दस्तूर है, उसकी कहानी है ये शहज़ादा। तो चलिए पढ़ते हैं। सुधा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, सीने पर रोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर न खूबसूरत थी न अमीर, न चंचल दिल को लुभाने वाली कोई बात थी। वो तो बस एक बेहद शर्मीली और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन से ही अकेले खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती। उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और अपने हाथ से खेला करती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर फिर खुद ही चुप हो जाती और दूसरा घरौंदा बनाने में लग जाती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ ऐसे चल रही थी मानो उसके माँ बाप की गरीबी ने उसे बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप नाथूराम मिल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि बेटी को कॉलेज में तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से लड़की को कोई अच्छा खाविंद मिल जाए। कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता कि मुमकिन है कि कॉलेज का ही कोई लड़का उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें, और उसकी कमगोई का अंदाज़ा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता। सुधा के लिए तो कोई वर घेर के ही लाना पड़ेगा। मगर मुसीबत ये थी कि इस तरह के वर बड़ा दहेज मांगते थे, और उसकी ऐसी हैसियत न थी कि वो बड़ा तो क्या, थोड़ा भी दहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने सोचा, आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में तीसरे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है, और हमारी सुधा तो बस ऐसे ही है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी वर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। दो तीन जगह सुधा की माँ ने बात चलाई, मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। एक बार तो उसने बांध इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद चलकर सुधा को देखने आया, मगर सुधा उसे पसंद न आई। और लड़का खुद भी कौन बहुत अच्छा था, मुआ चेचक का मारा ठिगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग। मगर लड़की गोरी चाहता था और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे ही नहीं बढ़ा। मगर सुधा के बाप को ये मालूम न था कि उस बदसूरत ठिगने के इनकार पर सुधा खुद कितनी खुश हुई थी। वो और उसके 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए, वो भी इनकार करके चले गए। उन सब की सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के तखय्युल की उड़ान कितनी ऊंची और वसीय है। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती है। इस बात को ना तो उसका बाप जीवन राम जानता था, ना उसकी माँ मगही, कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की है,
मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी है। इसलिए तो वो शर्मीली है। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए? शायद लोग उस पर हंसेंगे, और जो कुछ वो सोचती है वो सब था भी कितना अजीब। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं। और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इटलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल के रॉकेट जहाज देख लें तो हैरत में नाक हो जाए। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई शलवार और सिलवटों वाली स्याह कमीज पहनने वाली सुधा को वो देखेंगे क्यों? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊं कि मैं हूं क्या? जीवन राम कभी कभी मगही को सताने लगता। कैसी लड़की जन्ने हो, हाँ? ना हंसती है, पूरे टाइम आंखें नीचे, ना कुछ बोलती है। कपूर जी की बेटियों को देखो, क्या चहचहाती है, पूरे घर भर में नौकरी। और एक तुम्हारी सुधा। तुम ना उनकी बात मत करो। उनका बाप अफसर है, 500 रुपये महीना कमावत है। और एक तुम, हमारी बेटी के पास 2 कमीजें हैं और उनकी बेटी दिन में 2 बार कमीजें बदलती है। रहने ही दो। जीवन राम दांत पीसकर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत सारे सवाल उभरते हैं कि ये चावल इतने मोटे क्यों हैं, ये दाल इतनी पतली क्यों है, उसकी बीवी हर वक्त नुची खसोटी से क्यों नजर आती है, उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है, लोग दहेज में स्कूटर क्यों मांगते हैं। बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब सवालों का जवाब ना मिले तो पतली दाल की ही तरह उन्हें पी जाना चाहिए। एमए पास करा के जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से हटा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा। ये बड़ी आसानी से वो कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है, मगर हैसियत का लफ्ज़ कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। वैसे अपनी ज़ुबान में कभी कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज का इस्तेमाल कर लेने पर कितनी पर्दापोशी हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में अगर कोई अजनबी आ जाए तो चल रहे लड़ाई झगड़े पर तुरंत पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ हाँ, तोताराम मन की खुशी से चहकते हुए बोला। अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवन राम ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकते हुए बोले। उसने अपना खुद ही वर पसंद कर लिया है, कॉलेज में है, लड़का बहुत अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवन राम ने एक बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल करते हुए बोला, खुद ही वर पसंद कर लिया है, बढ़िया है, हरामजादा कहीं का। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज़्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर के हालात भी अच्छे हो गए थे क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने भी जाती थी। घर के हालात ज़रा बेहतर होने पर जीवन राम और मगही ने सुधा के वर के लिए ज़्यादा एतमाद से कोशिश शुरू कर दी थी। वो सुधा की तनख्वाह को बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का दहेज, दहेज की नकदी, दहेज का सोना, सारी ज़रूरी बातें तय हो गई। तो मोती, जो लड़के का नाम था और वाकई शक्ल सूरत से एकदम दमकता हुआ मोती था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे और उसकी कमीज के कफ से बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़के का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी। बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर शुक्रिया अदा करके बड़ी सादतमंदी से रुखसत हो गया।
दूसरे दिन उसके यहाँ से संदेशा आया कि भाई लड़की पसंद नहीं है। उस रात सुधा सो न सके। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और उसका बाफकार जिस्म डोलता रहा, और रात भर मोती के हाथों का खफीफ सा लम्स उसकी रूह को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं है, बड़े आए। मगर ही गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, खुद तो बड़ा यूसुफ है ना, अपनी रंगत पर इतराता है, मगर अपनी पकोड़ा जैसी नाक नहीं देखी और अपने हबशियों जैसे घुंघराले बाल भी नहीं देखे। लड़की पसंद नहीं है, ये कहकर उसने इतने जोर से कढ़ाई में करछी चलाई जैसे वो साग के बजाय उस लड़के को भून रही हो। सुधा ने महसूस किया कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि सुधा कुछ महसूस ही नहीं करती, बस दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। ना किसी से इश्क करे, ना किसी के इश्क को तरगीब दे। दिन ब दिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकुड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और थस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का इम्कान होता था। क्लर्क आपस में चिमगोइयाँ करते कि जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती ये किसी को मालूम न हो सका। पहली बार उसने ज़िंदगी में किसी को दिल दिया था, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी। और होती भी कैसे, कहती भी क्या किसी को कि मैंने जिसे देखा, जो मुझे देखने आया, मैं उसको दिल दे बैठी। वो मुझे नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी ना सकी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवरटाइम किया, और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और अपना पर्स छुलाती हुई आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। पार्क में कोने में एक खामोश सा गोशा था। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थीं, चंद कते थे घास के। उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहाँ निस्बतन खामोशी थी। सुधा हर रोज़ यहाँ आती थी और आधे पौने घंटे अकेले बैठकर ताज़ा दम होती थी। थोड़े अरसे के लिए अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डर न लगता, तन्हाई उसका वाहिद सहारा थी। अंधेरे से उसे डर न लगता, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोशी से उस बंद बेंच पर बैठी रही। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था। वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफ़ेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट, उसके हाथ उतने ही खूबसूरत। सुधा के हलक में कोई चीज़ आकर रुकने लगी। वो बोल न सकी। मोती उसके करीब आकर बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से मस हो रही थी। उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने आहिस्ते से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है? सुधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ते से सर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए। वो रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा मेरा जो मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा? तुमने मेरे चेहरे का सपाटपन देखा? वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर काटने वाली थी, तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए मोती? तुमने उस स्वेटर का उजला रंग ना देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी? तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कंवारे जिस्म को अपने हाथों में लरचते हुए नहीं देखा? फिर तुमने मुझे किस तरह से नापसंद कर दिया? अरे, इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही है और कहती जा रही है।
उसका सर मोती के कंधों पर था और मोती अपनी गलती पर नादिम उसके शानों को हौले हौले थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची और जब उसकी माँ मगही ने उससे पूछा तो उसने कमाल लापरवाही से कह दिया कि दफ्तर में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झल्लाकर पलंग पर फेंक दिया और इस एतमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ भी चौंक गई। उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में बीच बीच में कभी बिजली कौंध जाती है। मगही ने अपने होंठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने खाविंद की ओर देखा, जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी को देखा, फिर थाली की तरफ मुतवज्जा हो गया। जरूर कोई बात है, और चूंकि सुधा औरत है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई न कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस शुबह को और तकवीयत पहुंची जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। तो उस लड़के की माँ मगही की बचपन की सहेली थी, मगर इस मौके पर लड़के की बजाय सुधा ने शादी के लिए ना कर दी। पहले तो मगही अचंभे में पड़ गई, फिर उसके दिल में ये शुबहा तकवीयत पकड़ता चला गया कि ज़रूर कोई न कोई तो है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान इस्तेमाल करने लगी और जीवन राम चुपचाप उस दिन का इंतज़ार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मगही से सब बता देगी। तो बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर सुधा को घूरेगा कि तेरी ये हिम्मत, तूने हमसे बाला बाला ही अपने लिए बर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से, चुटिया काट के फेंक दूंगा, खानदान की नाक कटाने चली है। मगर फिर मगही उसको समझाई बुझाएगी और वो नरम पड़ जाएगा और आखिर में पूछ ही लेगा कि आखिर वो है कौन। और वो कोई भी हो, सुधा के बताते ही वो उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में बिठाए रखना कोई ठीक बात नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, अब साल गुजरने लगे। सुधा ने कुछ ना बताया। उसकी माँ इंतज़ार करती रही, मगर वो जन्मजली कभी मुंह से कुछ फूटी ही नहीं। थक हार कर माँ ने फिर 2-3-4 वर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बर जो उसके बाप ने ढूंढा वो एक रणवे हलवाई का था, जिसकी उम्र लगभग 40 के करीब थी। उस रोज़ शफफ के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया कि वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा, अरे मैंने साफ इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया पगली, शादी कर लेती, जिंदगी भर आराम से बैठकर मिठाई खाती। और तुम्हें छोड़ देती, सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा। मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की, मोती ने उसके कमर में हाथ डालते हुए कहा। तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज़्यादा मेरे पास, मेरी मुट्ठी में गोया हर वक्त। हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो, मोती हंसकर बोला। हाँ लेकिन शुरू में तुम ऐसे ना थे, सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली। शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से पास आया करते थे भाई। शुरू में प्यार भी तो ऐसा ना था, और किसी के दिल को समझते हुए थोड़ी देर तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की और सुधा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने मोती की तेज़ तेज़ सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस की, अपनी गर्दन और रुखसारों पर महसूस की। अच्छा कल कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो, लवर्स लेन में? वहाँ नहीं, रेस कोर्स चलोगी? अरे मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी, सुधा हंसी। अच्छा ओल्ड हॉल में अदीबों की नुमाइश है ना बाबा। फिर सुधा खुद ही बोली, ऐसा करते हैं कल पिक्चर देखेंगे, बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकटें खरीद कर रखूँगी, तुम ठीक 5:45 बजे पहुँच जाना। अरे टिकट मैं खरीद लूँगा,
नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना, मैं कब मना करती हूँ। मगर भूलना नहीं, कल शाम को 5:45 बसंत सिनेमा के बाहर। सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब मोती का इंतज़ार करने लगी। कुछ एहतियातन आधा पाव चिलगोज़े और 1 छटाक किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे बहुत शौक था। 5:45 आए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए। नए लोग शो देखने आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थीं, लोगों की भीड़ थी, खोमचे वालों की बुलंद आवाज़ें थीं, टांगे, मोटरों और रिक्शाओं का हुजूम था। मगर मोती को हुजूम पसंद ही नहीं था। अब धीरे धीरे वो उसकी तबीयत समझने लगी थी। मोती को खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था। 6:15 बजे के करीब वो सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गई। उसने अपनी साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया। चिलगोज़ों और किशमिश के लिफाफे भी। हौले हौले हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। अब हॉल की रोशनियां गुल हो गई और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी। मोती के लहजे में मलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोज़े और किशमिश लाई हूँ, खा लो। मोती ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा मसरत का गहरा सांस लेकर तस्वीर देखने में मसरूफ़ हो गई। अब बातें करने का लम्हा ना था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है। वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपना सर उसके शानों पर रख देती और मोती सरगोशी में कहता कि मेरे कंधे पर सर रखकर तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर आती नहीं होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा और कोई आदमी नहीं देख सकता। सुधा ने गहरी मसरत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं। सीने का उभार वाजी होने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में कूलों का मुदव्वर बहाव शामिल हो गया। वो दिन ब दिन हसीन और दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे कम कीमत के, मगर बेहद उम्दा सिले हुए। उसके दफ्तर की जब कोई लड़की उसके लिबास की तारीफ करती तो सुधा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती जो सिर्फ अमीर तरीन फैशनेबल औरतों के कपड़े तैयार करता था। और उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और बड़े रश्क और हसद से मिले जुले अंदाज से पूछती कि वो तेरा है कौन? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। सुधा जवाब देती, क्या तनख्वाह लाता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो हमारे फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक फर्म में मैनेजर ही है। सुधा जवाब देती, अरे हमें नहीं दिखाएगी? दिखा दूंगी किसी दिन। अरे ये तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को इन लौंडियों को ना दिखाती, इनका क्या भरोसा। मगर सुधा ने दफ्तर में बुलाने की धमकी इस कमाल एतमाद से दी थी कि इसके आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को ना हुई और वो जलकर खामोश हो गई। फिर एक दिन सुधा का बूढ़ा बाप कुड़ कुड़ कर मर गया, क्योंकि सुधा शादी न करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की चेमीगोइयाँ करते थे और सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ न कह सकता था, क्योंकि सुधा जवान और बालिग थी और खुद मुख्तार भी। अब घर में 200 रुपये लाती थी। उसका बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की भी शादियां हो गईं और वो लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपने अपने ठिकानों पर चले गए। फिर एक दिन उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के गम में सुलग कर मर गई और सुधा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस के एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी, मगर मुश्किल से 25-30 की लगती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते।
वो पहले से ज़्यादा संजीदा और बाफकार हो गई थी। वो स्टेनो हो गई थी, आगे पढ़ाई भी की थी। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का तो उसे शौक था ही। वो अब एक खुशहाल और आरामदेह ज़िंदगी सुकून से बसर कर रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदियाँ सजाती थी। और लोगों को ये तो मालूम ना था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और उसका खाविंद कौन है, मगर लोग इतना जानते थे कि कोई तो है जो उसके साथ वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए थे कि वो जो कोई भी है, उसकी अपनी कुछ वजह हैं जिनकी वजह से दोनों की शादी नहीं हुई है। मगर वो दोनों हर शाम की तन्हाइयों में मिलते हैं, जब दुनिया सो जाती है, जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गाले बजाती है। उस गुनूदगी से लबरेज लम्हों में कोई सुधा के यहाँ आता है, हौले से दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर ख्याल तो उनका यही था। वो सुधा से कुछ कहते नहीं थे क्योंकि सुधा अब एक बेहद संजीदा औरत बन चुकी थी और उसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा सा टीका जगमगाता था, तो उससे कोई कहे भी तो क्या कहे। वो शाम सुधा की 40वीं सालगिरह की शाम थी और कई वजहों से वो शाम सुधा को कभी नहीं भूलती। शफफ ने चोट खाई हुई औरत की तरह अपना मुंह छुपा लिया था और रात की सांवली जुल्फें बिखर चुकी थीं। हौले हौले तारे नमूदार होने लगे थे। आज सुधा खामोश थी, मोती भी चुपचाप था। सुधा आज भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी जवानी में, और यही हाल मोती का था। वो अब भी हर रोज़ उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता और यही सुधा का हुक्म था। उसे तो देखकर ये गुमान होता था कि मोती पर जिंदगी के बहाव ने और वक्त के घाव ने ज़्यादा निशान छोड़े ही नहीं हैं। सिर्फ कनपटियों पर सफ़ेद बाल आ गए हैं जो सूरत को और बाफकार और वजीह बनाते थे, वरना इसके अलावा उसकी शक्ल सूरत में, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का कोई फ़र्क ना आया था। वो पहले की तरह ही हसीन, दिलकश और दिलनवाज था, ऐसा कि उसको देखते ही सुधा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी आज भी सुधा का दिल उसे देखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था जितना कि पहले रोज़। मोती ने आहिस्ते से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? सुधा हौले से बोली, एक दफ़ा इनकार करने के बाद अब तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। और तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? ये सब जानने के लिए एक औरत का दिल चाहिए। मोती खामोश रहा और कुछ देर बाद बोला कि सुधा, तुम आज 40 साल की हो चुकी हो। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सुधा खामोश हो गई। इतनी देर खामोश रही कि मोती को गुमान गुजरा कि कहीं सुधा अंदर ही अंदर रो न रही हो। सुधा, उसने आहिस्ते से उसका शाना हिलाया। मैं सोच रही थी कि तुमसे शादी ना करके मैंने क्या खोया है। क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ ना गुजारी हो? सोचो तो, हम कहाँ कहाँ नहीं गए। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? और जिस वक्त भी बुलाया उस वक्त तुम सब काम छोड़कर नहीं आए। अगर शादी का नाम रिफाकत है तो वो मुझे हासिल है। फिर ये भी सोचो कि एक बार भी हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की ज़रूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरे जुल्फ़ों में रहे, तुम्हारे बोसे मेरे होठों पर, तुम्हारी वफ़ा मेरे दिल में। क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज़्यादा पा सकती है? सुधा ने एक गहरी मसरत से अपने आप को मोती के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के 2 बाजू नहीं बल्कि 4 बाजू हैं, या शायद 6 या 8। वो अपने जिस्म जाँ के रगो रेशे में उसके बाजुओं को महसूस कर रही थी जो उसे भींच कर अपने सीने से लगा रहे थे। और सुधा ने अपने आप को उन बाजुओं के सुपुर्द कर दिया था और अंदर ही अंदर इस तरह खुलती चली गई थी जैसे चांदनी के लम्स से कली खिलकर फूल बन जाती है। मदमाते तारों के झुरमुट में, सब्ज झालर वाले पेड़ों की ओट में,
चांद उभर आया था और अब ये चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होठों पे था, उसके दिल में था, लहर द लहर उसके जो खून में रमा था। थोड़ी देर बाद जब सुधा ने आंखें खोली तो उसका चेहरा बता रहा था कि उसे अभी अभी मोहब्बत हो गई है। वो शाम, वो रात सुधा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थी। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाए और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की ज़रूरत ना महसूस हो। ऐसे लम्हे कब किसकी ज़िंदगी में आते हैं, और जब आते हैं तो ऐसी शिद्दत से अपनी तासीर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि मैं शायद अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह इस लम्हे में सुधा ने भी महसूस किया, और फिर कभी इस तरह महसूस न किया हो, क्योंकि इस वाक़ये के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया। और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसको सुधा सख्त नापसंद करती थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था, किसी ज़माने में रंग गोरा रहा होगा मगर अब पुराने तांबे सा था, और मोटी नाक पर मुसलसल शराब नोशी से नीली वरीदों का जाल सा फैला था। और सुधा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर हमेशा ये गुमान होता कि ये नाक नहीं, एक इंजीर है जो भी बात करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक आए थे, आंखों के नीचे स्याह गड्ढे पड़े थे, और बात करता तो मालूम होता था मानो कोई मेंढक किसी काई भरे तालाब के नीचे से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सुधा को उससे। मगर मुसीबत ये थी कि दफ्तर में इतने सालों से काम करते करते सुधा अब हेड स्टेनो बन गई थी, और दिन भर उसे मैनेजर के कमरे में ही रहना पड़ता था, और उससे उसे बेइंतहा कोफ्त होती। लेकिन इससे ज़्यादा कोफ्त ये सोचकर होती कि उसने इस बदसूरत इंसान को कहीं ना कहीं तो पहले देखा है, जानी पहचानी सूरत, मगर कितना भी जहन पर ध्यान दो ये उसको याद ही ना आता कि उसने कहाँ इस आदमी को देखा है। अरे देखा होगा कहीं मरगिल्ले को कनॉट प्लेस में चक्कर लगाते हुए, सुधा खुद को समझाती। फिर कभी वही मैनेजर किसी फाइल को खुद उठाकर सुधा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से जुम्बिश करता तो सुधा का जहन बेचैन हो जाता और सोचने लगती कि कौन है यार ये, किससे मिलती है इसकी ये हरकत, मेरे बाप से या भाई से। दिन भर उसके दिल में एक खलिश सी बनी रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घर चले गए तो मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज़ के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा और एक पैक बनाकर वो गटागट उसे पी गया। सुधा हैरत से उसे देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसे पकड़कर बिठा लिया और बोला कि आज जब तुम्हारी तरक्की की फ़ाइल मेरे सामने आई है तो मुझे पता चला है कि तुम इस दफ्तर की सबसे पुरानी मुलाजिम हो। बड़ी खुशी की बात है ये। सुधा शांत। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी ओर देखने लगी कि इतने दिन से यह आदमी मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरा नाम भी नहीं जानता, आखिर उसे हुआ क्या है? मैनेजर दूसरे पेग का एक बड़ा घूंट चढ़ा के बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम था? सुधा बड़ी तुर्शी से बोली कि हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा है, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। तकरीबन उठने लगी वो। बैठो बैठो। मैनेजर ने बड़ी मिन्नत करके उसे बिठा लिया और कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं एक रोज़ तुम्हारे घर आया था, तुमसे बातें भी की थी। बुढ़े मैनेजर ने सुधा से आगे कहा, अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर तब तुम ऐसी न थी। तुम एक मामूली सी लड़की थी, मैंने तुमसे बातें की थी, तुम्हें देखा था। कब? सुधा बेचैनी से बोली। बुढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा और आखिर आहिस्ते से बोला, मैं मोती हूँ। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी नहीं की। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख न सका, समझ न सका। इन चंद लम्हों में कोई जान ही क्या सकता है, क्योंकि एक सूरत जिल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई और सफ़ेद चमड़ा भी, और उसके साथ एक मगरूर, बदमिजाज, जालिम और बेवफा तबीयत भी।
लोग तरह तरह की बातें बनाते, मैं सुनता और पीता। मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उससे कुछ ना कहूँगा, और कहूँ भी क्यों? कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत ही नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और सुधा फटी फटी निगाहों से उसकी ओर देख रही थी। उसके जी में आ रहा था कि वो उससे पूछे कि तुम अब आए हो, बूढ़े, बदसूरत और बदमिजाज बनकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार। अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी और तुम्हें मालूम तक ना हुआ। मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी, ज़िंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्याल में गंवा दी, और शबाब की हर मचलती हुई आरज़ू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। ज़िंदगी भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साये के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथ से खर्च कर कर साड़ियाँ खरीदी और ख़ुद को तोहफे दिए, तुम्हारा दिया जेवर पहना, अकेले सिनेमा देखा अपने साथ की सीट को खाली रखकर। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे कोख के बच्चे मुझे दूर से बुलाते रहे और मैं किसी के पास न गई। तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से लगाए अपने कुंवारेपन के 40 साल अपनी आंखें, कान और होंठ बंद कर कर काट दिए, तुम्हारी आरजू में बिता दिए। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन। मैंने तुमसे कभी कुछ न मांगा, न शादी का फेरा, न सुहाग की रात, न बच्चे का तबस्सुम, सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक। और तुम उसे भी आज जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। वो मेज़ पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो गुस्से से झुंझला कर उसने उसका हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर दौड़ गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरी। मोती उसे बुलाता रहा। वो भाग कर सड़क पर जहाँ पहुँची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बत्तियों की रोशनी इतनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते। मगर इस वक्त उसे किसी की परवाह न थी। वो रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के पास पहुंचकर वो ठिठकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि पार्क के अंदर जाके किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, बेसूद है, सब बेसूद है। मेरे ख्यालों का शहज़ादा अब वहाँ नहीं आने वाला, अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो ये सब सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, बिंदिया खुरच ली और पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा बन चुकी है।